रिविजन एंड प्रैक्टिस एक्चुअली हेल्प्स अस बीइंग एग्जाम रेडी बिकॉज ये फुल लेंथ टेस्ट ही हमें स्ट्रैटेजी में हेल्प करते हैं। आप 85 to 90 का हमेशा एम रखें, रीजन बीइंग इट विल पुश यू टू रिवाइज बेटर। तो याद रखिएगा जहां एलिमिनेशन का ऑप्शन नहीं है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जहां पे आपको एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए वहां पर मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। रिविजन इज द की, मल्टीपल सोर्सेज के पीछे मत भागो, एक ही बुक करो, बार बार करो, उसी को प्रैक्टिस करो और उसी को पढ़ो, उसी को ही अपना बाइबल मानो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। बट ऐसी चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, दीज आर अनअवॉइडेबल बिकॉज एग्जाम वाले दिन आप कितना भी ट्राई करो, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। एग्रीगेट स्कोर पॉजिटिव होना चाहिए। ये पेपर को आप घोट कर पी जाओ, इसके ट्रेंड समझना और उसी हिसाब से बाकी चीजें भी करना। हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज जसलीन कौर एंड आई वेलकम यू ऑल टू सारथी आईएएस। आई एम योर मेंटर एज वेल एज हिस्ट्री एजुकेटर एट सारथी आईएएस। तो आज के सेशन में हम एक एब्सोल्युटली इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ दिस एग्जामिनेशन की बात करेंगे, दैट इज स्ट्रैटेजी टुवर्ड्स प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। फॉर दैट यू मस्ट बी प्रिपेयरिंग, फॉर दैट यू मस्ट बी प्रैक्टिसिंग। सबसे पहले जो हमारा प्रीवियस जो मैंने आपके लिए एक वीडियो डाली थी अबाउट वन मेजर ब्रह्मास्त्र ऑफ दिस एग्जामिनेशन, दैट इज मेमोरी। मैंने आपको बताया था दैट मेमोरी इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट इफ यू वांट टू डू वंडर्स इन दिस एग्जामिनेशन। आज हम दूसरे मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट की बात करेंगे, दैट इज स्ट्रैटेजी। ये स्ट्रैटेजी वर्ड आपने बहुत टॉपर्स, बहुत एजुकेटर्स, सबके मुंह से सुना होगा, लेकिन एक स्टूडेंट को कभी समझ में नहीं आता ये स्ट्रैटेजी है क्या। इनफैक्ट मुझे भी अपने पहले अटेम्प्ट में नहीं पता था स्ट्रैटेजी क्या है, सुना तो था, लेकिन अटेम्प्ट देने के बाद, उसको फेल करने के बाद समझ में आया स्ट्रैटेजी क्या होती है। तो आज मैं अपने एक्सपीरियंस ऑफ 2025 प्रीलिम्स एज वेल एज 2023 एंड 22 एंड 21 जो मैंने प्रीलिम्स दिए, ये सारे के सारे प्रीलिम्स का जो भी एक्सपीरियंस और एलेक्सियर है वो आज आपके सामने प्रेजेंट करूंगी, क्योंकि स्ट्रैटेजी ऐसी चीज़ है जिसने मुझे भी तंग किया और आई एम श्योर ये चीज़ बच्चे एक बार या दो बार एग्जाम फेल कर कर समझते हैं और कई बार तो कई अटेम्प्ट देकर भी नहीं समझते हैं। लेकिन हम उसी चीज़ के बारे में, एस्पेक्ट के बारे में बात करेंगे। क्या मेरा मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन होगा आज, तो थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे। आज मैं एज अ टीचर नहीं, एज अ स्टूडेंट बात करूंगी किस तरीके से मैं 2025 के पेपर में बैठी थी, प्रीलिम्स दिया था, और किस तरीके से मेरा माइंडसेट था, एग्जैक्टली मैं क्या सोच रही थी, मेरा एग्जाम से पहले क्या थॉट प्रोसेस था, एग्जाम के दौरान क्या थॉट प्रोसेस था, ताकि आप डिकोड कर सकें कि एग्जाम के दौरान मैं क्या सोच रही थी, कैसे मैंने सोचा, कैसे मैंने चीज़ें सही करी और क्या मैंने गलतियां करी जो आप गलतियां ना करो। क्योंकि हमेशा, एटलीस्ट जब मैं स्टूडेंट थी, तो मेरे दिमाग में हमेशा आता था कि ये लोग जो एग्जाम क्लियर करते हैं वो सोचते कैसे हैं, वो पता चल जाए। तो आज फ्रॉम माई एक्सपीरियंस, आई हैव क्लियर 3 प्रीलिम्स, तो मैं आपको बताऊंगी कि मैंने एग्जाम में सोचा कैसे, क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क करी, क्या चीज़ें मेरे लिए वर्क नहीं करी। उससे पहले, बिफोर वी इवन बिगिन टॉकिंग अबाउट इट, मैं 2 चीज़ें आपसे क्लियर कर देना चाहती हूँ। पहले तो प्री एग्जाम प्रिपरेशन, इसमें क्या करना है ये आप सब जानते हैं और मैं कई दफे आप सबको बता चुकी हूँ। प्री एग्जाम में रिविजन ऑफ very important authentic sources such as your class notes and some basic NCERTs for subjects especially like geography and history। ये कुछ आपके authentic sources हैं, limited sources। सेकंड, प्री एग्जाम में हम क्या करते हैं, प्री एग्जाम टाइम पीरियड में हम करते हैं प्रैक्टिस। बट प्रैक्टिस हम किस चीज की करते हैं, सेक्शनल टेस्ट। आज हिस्ट्री के 10 चैप्टर पढ़े तो हिस्ट्री का टेस्ट लगा दिया, ज्योग्राफी के 5 चैप्टर पढ़े तो उन्हें 5 चैप्टर्स का टेस्ट लगा दिया। ये सिर्फ एक रिवीजन का और एक्टिव रिकॉल का मेथड है। सेक्शनल टेस्ट इज जस्ट अ वे ऑफ एक्टिव रिकॉल, डज नॉट मेक यू एग्जाम रेडी। प्लीज अंडरस्टैंड दिस थिंग, सेक्शनल टेस्ट डज नॉट मेक यू एग्जाम रेडी। अब आपके मन में सवाल आएगा, तो सेक्शनल टेस्ट तो लगाए, क्योंकि हम सेक्शनली पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स को 1 by 1 कर रहे हैं, तो फिर अगर सेक्शनल टेस्ट ना लगाएं तो क्या फुल लेंथ टेस्ट लगाएं, और वो फुल लेंथ टेस्ट लगाने की हिम्मत कैसे आए। लेट मी टेल यू वन थिंग, प्लीज डोंट डिले फुल लेंथ टेस्ट
फ्रॉम February ऑनवर्ड्स स्टार्ट योर फुल लेंथ टेस्ट। आपने पूरा साल पढ़ा है, कुछ तो आता होगा, वो बिलीव के साथ फुल लेंथ टेस्ट लगाने, क्योंकि फुल लेंथ टेस्ट में आपको सिर्फ स्टडीज की बात नहीं समझ में आती है, आपके सामने कॉमन सेंस की एप्लीकेशन, रिस्क टेकिंग एबिलिटी, एंड यू गेट टू नो कि क्या चीजें आपके लिए सही हैं, क्या चीजें नहीं हैं। जैसे फॉर इंस्टेंस मेरे केस में मुझे हमेशा पता है कि फैक्ट्स में मैं रिस्क कम लूं, अगर मुझे नहीं पता है तो वो चीजें गलत हो जाती हैं। पता कैसे चला? सेक्शनल टेस्ट लेकर नहीं पता चलता है, फुल लेंथ टेस्ट लेकर चलता है। तो ये दोनों चीजें, रिविजन एंड प्रैक्टिस, एक्चुअली हेल्प्स अस बीइंग एग्जाम रेडी, बिकॉज ये फुल लेंथ टेस्ट ही हमें स्ट्रैटेजी में हेल्प करते हैं। अब मैं स्ट्रैटेजी की बात कर ही रही हूँ तो अपनी स्ट्रैटेजी डिस्कस कर लेती हूँ, एंड आई कैन प्रॉमिस दिस विल वर्क फॉर एवरी हार्ड वर्किंग स्टूडेंट, बिकॉज हमें जो बोला जाता है, एक मैं मिथ आज बर्स्ट करूंगी आपके लिए। एज अ स्टूडेंट मैं आपसे बात कर रही हूँ, ट्राई टू हैव ट्रस्ट इन मी, फेथ इन मी, वट एवर आई एम गोइंग टू टेल यू। सबसे पहले एग्जाम वाले दिन, अब मैं स्ट्रैटेजी की बात करूँ, स्ट्रैटेजी वुड बी फॉर व्हाट? डे ऑफ द एग्जाम, इजंट इट? जिस दिन हमारा प्रीलिम्स है उस दिन क्या थॉट प्रोसेस था मेरा, क्या मैं सोच रही थी, और जितने भी मैंने प्रीलिम्स दिए मेरा थॉट प्रोसेस एग्जैक्ट सेम रहा, एंड इट हैज वर्कड फॉर मी। सबसे पहले स्टेइंग काम। एग्जाम सिर्फ एक दिन का है और आपकी सालों की मेहनत ही एक दिन डिसाइड करता है, आप माने या ना माने। तो उस दिन आप काम रहना आपका ना सिर्फ जरूरत है बट आपके लिए नेसेसिटी है। तो स्टेइंग काम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो नो मैटर व्हाट, आई हैड टू कीप काम एंड आई डिड कीप काम। ये सबसे फंडामेंटल चीज है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, knowing how many questions will I attempt. I knew I will not under attempt less than 85 to 90. And let me tell you one thing, in your practice, I'm not telling you आप भी 85 to 90 करके आए. What I'm trying to tell you, आप 85 to 90 का हमेशा एम रखें. Reason being, it will push you to revise better. And मैं अपने एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ, कोई भी बच्चा जिसने बेसिक सोर्सेस, करंट अफेयर्स और ऑल दोज नेसेसरी थिंग्स जो एग्जाम में चाहिए, नेसेसरी नॉट ऑप्शनल थिंग्स, जो एग्जाम के लिए चाहिए उसने किए हैं, तो 80 to 90 क्वेश्चंस कर सकता है, आराम से कर सकता है। अगर आप 85 to 90 क्वेश्चन मुश्किल से मुश्किल पेपर आ जाए नहीं कर पा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी स्ट्रैटेजी में आपकी रिविजन, बी इट रिविजन, बी इट एप्लीकेशन ऑफ कॉमन सेंस, इसमें कुछ ना कुछ कमी है। तो 85 to 90 क्वेश्चंस के बीच में अगर आप अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको दो चीजें दिमाग में रखनी है हमेशा कि हाउ डू आई रिवाइज बेटर, किस तरीके से चीजें मैं कर सकता हूं, डू आई लुक एट द PYQs टू प्रिडिक्ट व्हाट कैन कम फर्दर, और मोर इंपॉर्टेंटली कैन आई अप्लाई कॉमन सेंस एंड टेक सम रिस्क and practice taking common sense, practicing common sense while solving questions. ये आपको समझ में आएगा। कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस बहुत होते हैं तो उससे चीजें इंप्रूव होती हैं। सो दो चीजें मेरे माइंड में क्लियर थी जब प्रीलिम्स का पेपर मिलता है और उससे पहले आप 10 मिनट जब डेस्क पे बैठे होते हो, was telling myself जसलीन you have to keep calm. Secondly, 85 to 90 questions attempt करने हैं, not that I will force myself to attempt. I had prepared कि मैं इतने attempt कर पाऊं through revision, through looking at PYQs, through practice, through applying common sense. Third, capitalize on static portion. Static is the kingmaker. I can tell you current affairs आप कितने ही कर लोगे, current affairs change होते रहते हैं, expand होते रहते हैं, कितना भी पढ़ लो वो आप बार बार रिवाइज नहीं कर सकते, वो अपडेट होते हैं। Not that they are not important, they are very very essential for this examination, but current affairs में आप उतना रिवाइज नहीं कर सकते हो, उतना इंटरनलाइज नहीं कर सकते हो जितना स्टैटिक में। तो स्टैटिक ऐसी चीज है जो आपने एक बार ढंग से पढ़ ली तो आपसे कोई छीनने नहीं वाला। चौथी चीज, अप्लाइंग कॉमन सेंस। तो जब एग्जाम में मुझे पेपर नहीं मिला था तब ये दो चीजें मेरे माइंड में क्लियर थी, काम रहना है और 85 to 90 क्वेश्चंस करने हैं और पहली दफे नहीं कर लेने, इन 2 आइटरेशंस। दैट मीन्स टाइम मैनेजमेंट भी करना है,
वॉच सामने बाहर खड़ी हुई है, बाहर तो नहीं खड़ी हुई, वॉच सामने रखी हुई है। 2 आइटरेशंस, दैट मीन्स टाइम मैनेजमेंट कैसे सिंपल था, 90 प्लस 30 मिनट्स। 90 मिनट में फर्स्ट आइटरेशन, 30 मिनट्स में दूसरी आइटरेशन। नाउ दिस इज नॉट व्हाट आई एम सजेस्टिंग टू यू। प्रैक्टिस कर करके मुझको ये समझ में आ गया कि अगर मुझे कामली पेपर करना है तो मुझे क्वेश्चंस पढ़ने के लिए टाइम भी चाहिए, तो मैंने अपने आप को 90 मिनट्स दिया और 30 मिनट्स मेरे लिए काफ़ी थे सेकेंड आइटरेशन करने के लिए। तो ये मैंने टाइम मैनेजमेंट अपने लिए सोची थी कि पहले 90 मिनट्स में एटलीस्ट 50 to 60 क्वेश्चन मेरे हो जाने चाहिए उसी वक्त, और लास्ट 30 मिनट्स में रिमेनिंग 20-25 क्वेश्चन मैं करूँगी। ये मैंने अपना टाइम मैनेजमेंट सोचा हुआ था। व्हेन द पेपर केम, कौन सी चीजें मैंने टारगेट की, क्या मैंने पहले क्वेश्चन से शुरू किया या आखिरी क्वेश्चन से शुरू किया या उबड़ खाबड़ उथल पुथल कर कर पेपर कहीं से भी अटेम्प्ट करना शुरू कर दिया, ये मैटर नहीं करता है। आप शुरू से शुरू करो या एंड से शुरू करो। मैंने शुरू से शुरू करने की कोशिश करी क्योंकि मुझे डर था कि OMR शीट में गलत ना भर दूं, वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। सो मैंने क्वेश्चन नंबर 1 से ही शुरू किया, दैट इज वन थिंग। और उन क्वेश्चंस में से कौन से क्वेश्चंस मैंने पहले टारगेट किए, सबसे पहले स्टैटिक, जो आपके स्टैटिक क्वेश्चंस हैं, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी एंड साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट, ये सारे सब्जेक्ट्स जो आपने सबने पढ़े हुए हैं वो क्वेश्चंस, मान लो पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चन आ गया, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मैंने अपनी किताब में पढ़ा है, वो सबसे पहले मैं अटेम्प्ट करूंगी। और आसपास स्पोर्ट्स के क्वेश्चंस आ गए, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ गया जो मैंने नहीं पढ़ा, करंट अफेयर से क्वेश्चन आ गया, मैं उनके ऊपर टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगी। मेरा एम था 10 मिनट में 11 से 12 क्वेश्चन क्लैरिटी के साथ रीड करने हैं और वही अटेम्प्ट करने हैं जो मुझे आते हैं। दूसरा, कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन भी मैंने फर्स्ट गो में ही करे। साइंस एंड टेक, इन्वायरमेंट जैसे सब्जेक्ट्स में कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस बहुत सारे देखने को मिलते हैं, तो वो मैंने अटेम्प्ट करे। अब मैं आपको प्रेजेंट करूंगी अपना पेपर। दिस वॉज माई पेपर, उसी को स्कैन किया है। आई हैड सेट सी, और इस पेपर को मैंने कैसे सॉल्व किया, पेपर में ही हम सब बच्चे जो एग्जाम को अटेम्प्ट करते हैं, वो सारे के सारे बच्चे पेपर को उसी पे ही वो मार्क करते हैं ताकि घर आके चेक कर सके कि आंसर सही है कि नहीं। सो जो भी है, मेरा कौन सा क्वेश्चन सही हुआ कौन सा गलत हुआ आपके सामने है। ये उसी दिन का, एग्जाम वाले दिन मैंने ये मार्क किया था अपने पेपर पे और घर आके चेक किया था सही है कि गलत है। तो इससे मैं कुछ आपको दिखाना चाहती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन था, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, बाय नो मीन्स आई एम गोना डिस्कस PYQs हियर। मैं सिर्फ थॉट प्रोसेस बताना चाहती हूँ, और सही है या गलत है जवाब आपके सामने है। दिस इज कंप्लीटली ऑनेस्ट एंड ब्रूटल, कोई गलतियां मैं छुपाने नहीं वाली हूँ, बिकॉज वी डोंट हैव टू मेक एनीवन सफर, ताकि सारे के सारे समझ सके जिन्होंने अटेम्प्ट दिया है वो कैसे चीजें हैंडल करते हैं। स्टार्ट करते हैं हम। ये सारे के सारे क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस हैं जो मैंने खुद अटेम्प्ट किए हैं पेपर वाले दिन, और पेपर वाले दिन ही गलत है सही है मैंने वहीं पर चीजों को मार्क किया है, ठीक है। तो ये देखते हैं, पहला क्वेश्चन देखा और सबसे पहले मैंने क्या पढ़ा, आप ये समझना, आई ऑलवेज रीड दिस। क्या कमांड है यूपीएससी की, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव आर नॉट करेक्ट। मैंने ये नहीं पढ़ा कि क्वेश्चन किसके बारे में है, किस सब्जेक्ट के बारे में है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर और फिर क्या कमांड है वो पढ़ा, और यही आदत हर एक क्वेश्चन की थी। करेक्ट है कि इनकरेक्ट है, सिली एरर कभी ना हो, सबसे पहले मुझे पता हो कि इसको पढ़ना किस डायमेंशन में है, ये ढूंढना है कि सही स्टेटमेंट है या गलत स्टेटमेंट है। क्वेश्चन था पंचायती राज के ऊपर, और पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जिसने रिवाइज किया है उसका गलत नहीं होगा। सेम वॉज द केस विद मी, सही था क्वेश्चन, बिल्कुल सही अटेम्प्ट किया, लक्ष्मीकांत से डायरेक्ट क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन था करंट अफेयर से, बिम्स्टेक से, ये भी काफी ज्यादा न्यूज में था और ये मैंने पढ़ा भी था, बट माय मेमोरी, आई न्यू इट वाज नॉट वेरी वेरी स्ट्रांग, तो ये क्वेश्चन मेरा गलत हो जाता है, एक सिली एरर से करंट अफेयर से क्वेश्चन था, बट दैट्स फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन था गांधी पीस प्राइज। ये क्वेश्चन मैंने फर्स्ट गो में नहीं अटेम्प्ट किया था, बिकॉज मुझे नहीं पता था इसका आंसर, मैंने इसके बारे में कभी नहीं पढ़ा था। सेकेंड आइटरेशन पे मैं इसके लिए आई थी क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं 85 to 90 क्वेश्चंस करूंगी, तो मैंने इसके ऊपर रिस्क लिया और वो रिस्क गलत हो गया। बहुत सारे रिस्क गलत भी होंगे, बहुत सारे रिस्क सही भी होंगे, तो ये वन ऑफ द गलत जो हो गया, बट बहुत सारे ऐसे एरियाज होंगे जहां मैंने रिस्क लिया, PYQ के पैटर्न पे सोचा और वो सही भी हुए, जिसकी वजह से मेरी स्कोर अराउंड मार्क शीट्स के अकॉर्डिंग, आंसर शीट्स के अकॉर्डिंग 115 to 20 बनी है इन दिस पेपर। बाकी तो मार्क्स आने के बाद पता चलेगा। तो इसमें क्वेश्चन है गगन के ऊपर, GPS एडेड
जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन। तो ये क्वेश्चन पीवाईक्यू भी है, हम सब इसके बारे में पढ़ते हैं, साइंस एंड टेक का कोर टॉपिक है। ये सही नहीं होता तो फिर मेरे पढ़ने का कोई फायदा नहीं था, इसको स्टैटिक ही मानेंगे। आगे क्वेश्चन आता है एआई एक्शन समिट, फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन था। मेरे करंट अफेयर्स मैंने आफ्टर एट अ सर्टेन पॉइंट तक फिक्स किए थे। कुछ करंट अफेयर्स जो मुझको आते थे वो अच्छे भी हुए, कुछ मुझे श्योर नहीं थे वो गलत भी हुए। यहाँ मुझसे एक सिली एरर हो गई। ये वाला क्वेश्चन भी करंट अफेयर से था। इसमें अब प्रॉब्लम क्या थी, ऐसा नहीं था मुझे ये आता नहीं था, बट यहाँ देखें हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट, ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3, ओनली 4। ऐसे क्वेश्चंस में रिस्क नहीं लिया जाता। जब एलिमिनेशन ही खत्म हो जाए, यहां पर अगर मुझे एक भी नहीं पता मैं रिस्क नहीं ले सकती, बिकॉज आई एम इनवाइटिंग नेगेटिव मार्किंग। मान लो एट मैक्स मुझे एक नहीं पता, फिर भी मैं अटेम्प्ट कर सकती हूँ। अगर मुझे 2 श्योर नहीं है तो बिल्कुल अटेम्प्ट नहीं कर सकती। तो ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया था क्योंकि मुझे श्योर नहीं था 2 ऑप्शंस के बारे में। तो याद रखिएगा जहां एलिमिनेशन का ऑप्शन नहीं है, हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, जहां पे आपको एग्जैक्ट नंबर पता होना चाहिए, वहां पर मैं कोई रिस्क नहीं लूंगी। ऑन दी अदर हैंड ये गांधी पीस प्राइज पर रिस्क इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे एलिमिनेशन पॉसिबल था। ठीक है, उसके अलावा टॉपिक्स ही पढ़ेंगे। यहाँ पर फिर से ब्रिक्स का क्वेश्चन आया। क्लियरली इट शोज मेरी आईआर वीक थी उस साल, इस 2025 में। तो ये भी क्वेश्चन गलत हो गया, नॉट दैट मैंने पढ़ा नहीं था, बट मैंने इसको सेकेंड आइटरेशन में ही किया, पहली आइटरेशन में नहीं किया। 8वां क्वेश्चन लोकपाल के ऊपर था। ये गलत नहीं होना चाहिए था क्योंकि ये लक्ष्मीकांत से आया, बट इट शोज यू दैट ये क्वेश्चन गलत हुआ। स्टैटिक से भी गलतियां होती हैं, रिवीजन इसीलिए इंपॉर्टेंट होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन लक्ष्मीकांत से था, फिर भी ये गलत हुआ, नहीं गलत होना चाहिए था। तो ऐसी गलतियों से आपको बचना है। रिवीजन इज द की। मल्टीपल सोर्सेस के पीछे मत भागो, एक ही बुक करो, बार बार करो, उसी को प्रैक्टिस करो और उसी को पढ़ो, उसी को ही अपना बाइबल मानो। दैट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। सो वन मिस्टेक फ्रॉम स्टैटिक विच आई शुडंट हैव डन, आई हैड मेड बाय नाउ। उसके अलावा खो खो के ऊपर क्वेश्चन आया था। मैं झूठ नहीं कहूंगी, ये मैंने बस अपना गेस वर्क ही किया था। इसमें वही लास्ट में सेकेंड आइटरेशन में स्पोर्ट्स का क्वेश्चन था। पहले अटेम्प्ट में मेरे को ध्यान में था कि स्पोर्ट्स के क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं, उनको छोड़ना नहीं है। तो मैंने इसको रीड किया, मुझे समझ आया कि जो मैंने गेस किया, गेस दैट मीन्स कर सकते हो, बट थोड़ा सा कैलिब्रेटेड गेस, तो इसको मैंने किया। ये मुझे कोई दुख नहीं था कि ये गलत भी हो जाता, बिकॉज मेरे को तब तक पता था कि मेरे कुछ 82 83 क्वेश्चंस मैंने अच्छे से किए हैं। 6 क्वेश्चंस अगर मैं गेस कर भी लूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक गेस वर्क था। उसके अलावा ये जो आपका है ये भी स्पोर्ट्स का है, ये सही हुआ तो ये गलत हो गया। ठीक है, तो ये चीज है। उसके अलावा फिर क्वेश्चन आता है आपका रेयर अर्थ एलिमेंट्स में। ये भी सबको पता होना चाहिए, ये भी आपका बेसिक ज्योग्राफी, बेसिक करंट अफेयर से क्वेश्चन है। और ये इस साल का सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं है, और ये लॉजिकल क्वेश्चन है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 अगर आपको एमसीक्यू सॉल्विंग आती है, नॉलेज से ज्यादा कॉमन सेंस और एमसीक्यू स्किल से ये क्वेश्चन सॉल्व हो सकता था, उसी तरीके से ये कर लिया। ये क्वेश्चन रेलवेज के ऊपर आता है, ये भी करंट अफेयर्स में था, ना सिर्फ इस साल का। यूपीएससी में आपको ये जानना होगा, प्रीलिम्स में ना सिर्फ इस साल के करंट अफेयर्स आते हैं, पुराने करंट अफेयर्स का कॉन्टेक्स्ट। स्पेशली अगर आप देर से इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इस एग्जाम में रिवॉर्ड मिलता है। जैसे मैं कई साल से इस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही थी, तो मैंने पहले काफी टाइम से, सालों से मैं करंट अफेयर्स पढ़ रही हूँ, तो वो अंडरस्टैंडिंग जरूर हेल्प करती है। तो ये चीज, और साथ में मेंस की प्रिपरेशन भी ऐसे क्वेश्चंस करने में। इंडियन रेलवेज इज अ टॉपिक ऑफ योर मेंस, तो मेंस में GS3 की प्रिपरेशन ने भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ध्यान दिया। आई एम जस्ट बीइंग ट्रूली ऑनेस्ट, ट्रूली रॉ कि एग्जाम में मैं क्या सोच रही थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। मेरा सिर्फ वही बताने का आपको रीजन है कि आपको समझ आए आपने कैसे सोचना है, आपने कैसे अपना आइडिया बनाना है। फिर ये क्वेश्चन हुआ, ये भी करंट अफेयर से था और काफी ज्यादा न्यूज में था, स्पेडेक्स एंड एक्सियम 4। तो ये तो सही होना ही था, सबको पता था कि ये करंट अफेयर इंपॉर्टेंट है और सब करके गए थे सीरियस स्टूडेंट्स। उसी के साथ साथ ये वाला क्वेश्चन भी था, ये मैंने सर्कल किया हुआ है, बहुत सोचा। अगेन वही क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ द पेयर्स आर करेक्ट। नहीं समझ में आया, श्योर नहीं था, तो मैंने इसको अटेम्प्ट नहीं किया। फिर ये आर्टिफिशियल वे ऑफ कॉजिंग रेनफॉल, एयर पोल्यूशन
वही जो सारे बच्चों के साथ होता है, 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज हो गए और उस ऑप्शन में गलत ऑप्शन चूज करी, बट इसको हम गलती नहीं मानेंगे, इसमें हम ये रिस्क करना पड़ता है, कुछ ऑप्शन सही हो जाते हैं, कुछ नहीं सही होती। इसमें मैं सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड और सिल्वर नाइट्रेट और पोटेशियम क्लोराइड में कंफ्यूज थी, मैंने गलत वाला ऑप्शन चूज कर लिया। उसी के साथ साथ आपका प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत से गलत नहीं हुआ। अभी तक आपने ये नोटिस किया है, जो आपका डायरेक्ट बेसिक सोर्सेस थे, लोकपाल के अलावा कोई क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। लोकपाल भी क्यों गलत हुआ? क्योंकि लोकपाल को सीरियसली, ये वाले टॉपिक को सीरियसली नहीं लिया था। व्हाई? क्योंकि पहली बार इसके ऊपर क्वेश्चन आया था। तो जो भी टॉपिक हैं आपके फंडामेंटल बुक में है, उसको सीरियसली लेना जरूरी है। अदरवाइज अगर गलत हुए हैं तो रैंडम गेस, वो भी कैलिब्रेटेड है, ऐसा नहीं है कि ब्लाइंडली गेस किए हैं, कैलिब्रेटेड है कि ट्राई कर सकते हैं। कैसे कैलिब्रेटेड है? एक्सपीरियंस की वजह से नैक आ जाता है, सॉल्व करते करते, फुल लेंथ टेस्ट करते करते समझ आ जाता है, पीवाईक्यूज सॉल्व करते करते समझ में आता है। दूसरा क्या गलत हुआ? करंट अफेयर्स, जिनमें लैक ऑफ रिविजन थी, एक दफा ही पढ़ा था। तो ये बात समझे, बाय नो मीन्स यू शुड बी गेटिंग करंट अफेयर्स रॉन्ग टू, बट ऐसी चीजें हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं। दीज आर अनअवॉइडेबल, बिकॉज एग्जाम वाले दिन आप कितना भी ट्राई करो, कुछ ना कुछ गलतियां होंगी। एग्रीगेट स्कोर पॉजिटिव होना चाहिए, और कट ऑफ से तो अच्छी खासी आ ही जाती है अगर आप ये चीजें फोकस करो। फिर ये वाला क्वेश्चन है, अगेन कोर पॉलिटी से है, स्पीकर ऑफ द हाउस, हाउस ऑफ पीपल, आराम से हो गया था, लक्ष्मीकांत से डायरेक्टली क्वेश्चन है। फिर आगे भी ये 10 शेड्यूल से क्वेश्चन है, लक्ष्मीकांत से था, आप यहां देख सकते हैं, मैंने आकर चेक किया था, सही हुआ। उसके बाद फिर से पॉलिटी का क्वेश्चन है, बैक टू बैक सही हो रहे हैं। इससे एक और चीज समझ में आती है, नो मैटर व्हाट, स्टार्टिंग में बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस थे, आपने देखा बैक टू बैक गलत हुए हैं क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे जो मैं श्योर नहीं थी, रैंडम क्वेश्चंस थे जिनके बारे में मुझे कुछ नहीं पता थे। चाहती तो पहले 10 सवालों में ही हार मान सकती थी कि नहीं होगा, ये मैं कर चुकी थी पहले अटेम्प्ट में। अब मुझे पता था ऐसे क्वेश्चंस, पहले 50 क्वेश्चंस भी ऐसे आ जाएं विच आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू अबाउट, आई विल स्टिल नॉट लूज माई कामनेस, बिकॉज यू हैव टू बी पॉजिटिव कि जिस बच्चे ने डेफिनेटली ढंग से पढ़ा है, मेहनत करी है, उसको अपनी मेहनत पे विश्वास करना पड़ेगा, और उसको एक्सपेक्ट करना पड़ेगा कि अगर ये टफ क्वेश्चंस हैं, ये बाउंसर सिर्फ मेरे लिए नहीं है, सबके लिए, और इजी क्वेश्चंस आएंगे, जो मैंने पढ़ा है उसमें से क्वेश्चंस आएंगे। मुझे बस 2 चीजों के ऊपर ध्यान देना है, वन इज क्लियर रीडिंग, करेक्ट को इनकरेक्ट नहीं पढ़ लेना है, नॉट को नॉट को नॉट की तरह पढ़ना है, उसको ओमिट नहीं कर लेना है। दूसरा, टाइम मैनेजमेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये फुल लेंथ टेस्ट दिए बिना नहीं आती है। तो 2 चीजें थी, 2 ही जगह दिमाग चल रहा था बार बार, क्लियर रीडिंग, और दूसरा 1 मिनट के अंदर अंदर मैं 1.5 से 2 क्वेश्चंस रीड कर पा रही हूँ कि नहीं कर पा रही हूँ। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो, यही प्रैक्टिस है, इसी के लिए आपको प्रैक्टिस करनी है, दिस इज प्रिपरेशन। ठीक है जी। उसके अलावा अगर और क्वेश्चंस देखें तो ये भी क्वेश्चन, नेचर रिस्टोरेशन लॉ टू टैकल क्लाइमेट चेंज, इसका भी मुझे श्योर आंसर नहीं पता था, ये सही हो गया। श्योर नहीं पता था, इसको मैंने कैसे सॉल्व किया, पीवाईक्यूज बहुत बार सॉल्व किए हुए थे, 3-4 बार किए थे, और पीवाईक्यूज को सॉल्व करते करते समझ में आ जाता है इसका ऑप्शन यही होएगा, बस उसी अंडरस्टैंडिंग पे मैंने किया था इसको सही, और ये सही हो गया। और आपने अब तक देख लिया, ऐसे कई क्वेश्चंस मैंने किए हैं, बट इन द फर्स्ट गो क्या मैंने इसको सॉल्व किया था? बिल्कुल भी नहीं, फर्स्ट गो नहीं किया था। फर्स्ट गो में मेरे को पता चल गया था कि 60-70 क्वेश्चंस जो मैंने अटेम्प्ट किए, मेजॉरिटी ऑफ देम आर करेक्ट, तभी मैंने ये रिस्क लिए थे। उसके अलावा सेडिशन हैज बिकम माई रिलीजन, अब हिस्ट्री का क्वेश्चन है, अब आप सोचेंगे मेरा तो डेफिनेटली सही होना चाहिए। क्या आपको ये ऑप्शन दिख रही है? पब्लिकली वायलेटिंग सॉल्ट लॉ, अटेम्प्ट करते करते मैंने नहीं किया, बिकॉज मेरे दिमाग में एक चीज आई एग्जाम वाले दिन कि जसलीन, हिस्ट्री, even though it's my favorite subject, it's the subject I teach, it's my optional, and this is what I've been studying since 10 years of my life constantly. Still, अटेम्प्ट दे देकर, टेस्ट दे देकर, एक चीज मुझको समझ में आ गई थी, ज्यादा फैक्चुअल क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री
मैं अटेम्प्ट नहीं करूंगी अगर मुझे श्योर नहीं है, क्योंकि बात हमेशा वही होती थी, 2 ऑप्शंस तक मैं पहुंच जाती थी और हमेशा गलत ऑप्शन चूज करती थी। यही कारण था हिस्ट्री के क्वेश्चंस में मैंने पहले अटेम्प्ट में यही किया था, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस, लैक ऑफ रिविजन, फैक्चुअल एरर्स, 2 ऑप्शंस में चूज कर मैंने गलत कर दिया। तो वही डर था, उस डर की वजह से इसको अटेम्प्ट नहीं किया। बट इन द हाइंडसाइट आई थिंक कि ये क्वेश्चन फैक्चुअल नहीं था, ये क्वेश्चन कंसेप्चुअल था। कंसेप्चुअल क्वेश्चन में लॉजिकली सोचने में कोई हर्ज नहीं है। तो ये मेरा पर्सनल बायस था कि मैंने इसके हाथों सफर किया हुआ है, तो मैं इसको अटेम्प्ट नहीं करूंगी। बट सही आंसर तक पहुंचते भी मैंने अटेम्प्ट नहीं किया। बट ये चीज सबके साथ होती है, आपके साथ भी होगी। कुछ जगह आप कहोगे, पैट करोगे, शुक्र है वो अटेम्प्ट कर लिया, शुक्र है ये अटेम्प्ट नहीं किया, और कहीं कहीं आपको लगेगा काश ये अटेम्प्ट कर देता। बट इट इज टोटली नॉर्मल एज लॉन्ग एज योर फंडामेंटल प्रिंसिपल्स आर क्लियर दैट I have to attempt these many questions। और वो अटेम्प्ट वही बच्चा कर सकता है, मैं बार बार कह रही हूँ, जिसने पहले तो पढ़ाई अच्छे से करी हो, 3-4 क्लियर रिविजन्स करी हो, टेस्टिंग कर एक्टिव रिकॉल किया हो, सेक्शनल टेस्ट के थ्रू एक्टिव रिकॉल किया हो, और फुल लेंथ टेस्ट से अपनी टाइम मैनेजमेंट एंड क्लैरिटी ऑफ रीडिंग को इंप्रूव किया हो। फुल लेंथ टेस्ट में आपको 3 चीजें समझ आती हैं: क्लैरिटी ऑफ रीडिंग, क्लियर रीडिंग की आदत डल जाती है, ये फास्ट रीडिंग की आदत पड़ जाती है, सेपरेटिंग ग्रीन एंड चाफ। कि क्या चीज मुझे अभी अटेम्प्ट करनी है, व्हाट टू अवॉइड एंड व्हाट टू सर्कल फॉर लेटर रेफरेंस। तो ये चीजें हमको पता चल जाती है फुल लेंथ टेस्ट। और फोर्थ, आदत पड़ जाती है टू अप्लाई कॉमन सेंस, जो फुल सेक्शनल टेस्ट से नहीं आती है। तो FLTs प्लीज करना, कम से कम 10 से 12 FLTs, और 10 से 12 UPSC के PYQs के FLT इज नॉन नेगोशिएबल। दिस इज द सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट वन स्टूडेंट नीड्स टू डू आफ्टर दे हैव डन देयर फंडामेंटल्स राइट। ओके, सो दैट इज देयर। फिर ये क्वेश्चन है डांसिंग गर्ल के ऊपर, बिल्कुल NCERT के ऊपर, गलत नहीं होना चाहिए था। उसके बाद लीगल डिफेंस वाला, ये भी NCERT से क्वेश्चन है, ये भी सही हो गया। उसके बाद ये पूना पैक के ऊपर क्वेश्चन है, ये भी सही हो गया। ये वाला क्वेश्चन आपका पपाया, पाइनएप्पल, गुआवा वाला, ये भी सही था, इसमें गलत मार्क किया हुआ है, ये भी सही हो गया। उसके बाद आपका कुछ करंट अफेयर से क्वेश्चन था, हाउ मेनी ऑफ द अबव कंट्रीज हैव मोर देन 4 टाइम जोन। बहुत एग्जाम में दिमाग लगाया था इस पे, बट नहीं सही हुआ, एंड इट्स ओके, वो कहीं ना कहीं हो जाता है। सो दैट इज देयर। इसके बाद ये भी करंट अफेयर से क्वेश्चन था। ये करंट अफेयर से एक्चुअली क्वेश्चन नहीं था, दिस इज एप्लीकेशन ऑफ ज्योग्राफी। जिस बच्चे ने, अब इससे मैं एक और लेसन शेयर करना चाहती हूँ, नेवर एवर इग्नोर कॉन्सेप्ट ऑफ व्हाट, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। किसी भी सब्जेक्ट के जिसमें भी कॉन्सेप्ट्स हैं, बट इन सब्जेक्ट्स में ज्यादा कॉन्सेप्ट्स होते हैं, साइंस एंड टेक ऑल्सो। नेवर एवर डू दैट ब्लंडर। आज तक कभी यूपीएससी ने ज्योग्राफी के टाइम जोन की एप्लीकेशन के ऊपर फोकस नहीं किया था कि व्हेन मंडे इज इन दिस प्लेस, ट्यूसडे इज इन दिस प्लेस। ये वो वाला चैप्टर है जहां पर इंटरनेशनल डेट लाइन के बारे में आपको पता चलता है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा, फाइट फॉर अंडरस्टैंडिंग दैट। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे क्वेश्चंस आए, जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन नहीं आए थे। इस बार लिटरली नंबर्स में क्वेश्चन आया कि बताओ कितनी रह जाएगी। तो वो बच्चा जो क्लैरिटी के साथ पढ़ रहा है, इन कॉन्सेप्ट्स को इग्नोर नहीं कर रहा है, उसके तो सही होंगे। जो बच्चा सिर्फ ये देख रहा है कि PYQs में क्या आया, इसमें नहीं आया तो इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, ऐसी गलती मत करना। जो आपके सिलेबस का पार्ट है, यू हैव टू डू इट, यू हैव टू डू जस्टिस। सो ये सब डिस्कस करने का तभी फायदा है जब आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो, फैक्चुअल क्लैरिटी हो, दूसरा कॉन्सेप्ट्स पे कोई कॉम्प्रोमाइज ना हो। और कॉन्सेप्ट्स कौन से, जो आपके फंडामेंटल सोर्सेज में। ऐसा कुछ भी मैं नहीं कह रही हूं जो आपको एक्स्ट्रा करना है। आपकी NCERT या स्टैंडर्ड बुक्स, और स्टैंडर्ड बुक्स NCERT सारे जानते हैं कौन से हैं। और अगर आप पढ़ाई कर रहे हो इवन विद एनी इंस्टीट्यूट फॉर दैट मैटर, तो उनके नोट्स ने ये सब रेफर किया होता है।
ठीक है, तो वही चीज़ है, वही आपके फंडामेंटल सोर्स आप खुद पढ़ो या फिर किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट से पढ़ो, बात एक ही है, बट एनसीईआरटी एक बार ज़रूर देखनी चाहिए, स्पेशली हिस्ट्री ज्योग्राफी की। ठीक है, चलो वापस आते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट वो मूवमेंट, ये तो केक वॉक क्वेश्चन था। उसके अलावा ये करंट अफेयर का क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन मेरा सही कैसे हुआ? इट वॉज द क्वेश्चन अबाउट रिसोर्सेज। बोट्सवाना में डायमंड मिलते हैं, और ये क्वेश्चन भी हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट, एग्जैक्ट पता होना चाहिए। इंडोनेशिया में क्या मिलता है, चिले में क्या मिलता है, बोट्सवाना में क्या मिलता है। दिस इज अ क्वेश्चन ड्रिवन फ्रॉम पीवाईक्यूज के ट्रेंड्स। कई बार क्वेश्चन आया है, कोबाल्ट का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, इस मेटल का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, कोकोआ सबसे ज्यादा कहाँ पे मिलता है, लार्जेस्ट प्रोड्यूसर कौन है, ओरिजिन स्टेट कौन सा है। बकायदा ज्योग्राफी के मेरे पास 1 पेजर नोट्स थे, जहां पर मैंने सारे के सारे इंपॉर्टेंट मिनरल्स, उनके लार्जेस्ट स्टेट्स और इंडिया में कौन सी स्टेट है, सब कुछ लिखा हुआ था। चाहे वो मिनरल्स हो, चाहे वो आपकी क्रॉप्स हो। ये पपाया गुआवा वाला क्वेश्चन जो मैंने आपको हिस्ट्री में दिखाया, सुपर रेपिटेटिव, 2024 में भी आया, उससे पहले भी कई दफे आया। फ्रूट्स के ऊपर क्वेश्चन, हिस्ट्री ज्योग्राफी का मिक्स है, तो इन चीजों के ऊपर पीवाईक्यूज को समझकर आप पे एक्स्ट्रा काम करना पड़ता है कि ये पहले भी पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। 2025 पेपर इज द मिरर ऑफ 2026 पेपर, याद रखना। ये पेपर को आप घोट कर पी जाओ, इसके ट्रेंड समझना और उसी हिसाब से बाकी चीजें भी करना। नॉट बीइंग लिमिटेड टू दिस, योर टू थिंग्स शुड बी क्लियर। फंडामेंटल्स के फैक्चुअल और कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना, एंड विद इन दीज थिंग्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, without compromising on anything from this, give more importance to what PYQs are saying. This is not about being less important and being more important. This is about being more important and very much important. So you cannot ignore anything, but you need to have an eye for what can definitely come. And I was predicting this, to be very honest. ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया सिंपल मेरी हिस्ट्री ऑप्शनल की नॉलेज से, कि ये चीजें मुझे पता है कि ये नॉर्मैंडी कहाँ पे है, सार्डिनिया कहाँ पे है, इटालियन यूनिफिकेशन पढ़ी हुई थी, और ये नाम सिंपल कॉमन सेंस न्यूज़पेपर रीडिंग से ये समझ में आ जाता है। तो यूपीएससी ऑल्सो टेस्ट न्यूज़पेपर रीडिंग, कॉमन सेंस बेसिकली। ठीक है जी, और ऐसे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। फिर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिटरली नंबर्स में क्वेश्चन था, सॉल्व भी किया है, देखो आपके सामने -6000 लिखा हुआ है, सही हो गया, एप्लीकेशन पता थी। करंट अफेयर से क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा मैपिंग के थ्रू अगर पढ़ा होगा, आईआर, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, मैप्स के बिना ये सब्जेक्ट्स पॉसिबल नहीं है। एंड ऑल माय स्टूडेंट्स हु हैव बीन स्टडिंग विद मी इन AMAC वुड अग्री दैट AMAC व्हिच दे नेवर लाइक्ड, सम ऑफ देम टेल मी दे हैव स्टार्टेड टू लाइक इट, क्योंकि समझ आनी शुरू हो गई ना। मैप्स के साथ समझ भी आती है, सॉल्व भी होती है, तो मैपिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट इन सब्जेक्ट्स के लिए। तो ये मैपिंग का क्वेश्चन है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में कौन सी कंट्रीज में ये कनेक्ट करता है, तो सही तो होना ही था। उसके बाद ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये भी स्टेटमेंट 1 स्टेटमेंट 2 विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट। तो इसमें मैंने सिंपल सा एक हैक समझा था कि इसमें से एक स्टेटमेंट, जब आपको 2 स्टेटमेंट मिली हैं और इसमें ऑप्शन क्या है, both statement 1 and 2 are correct and 2 is correct explanation, both statement 1 and 2 are correct, 2 is not a correct explanation, statement 1 is correct, 2 is incorrect, statement 1 is incorrect, statement 2 is correct. That means definitely अगर हम common sense लगाएं, एक statement 100% सही है, तो मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। ये क्वेश्चन ऐसे हैं, बेस्ट ऑफ क्वेश्चंस ये स्टेटमेंट बेस्ड वाले क्वेश्चंस, एंड वर्स्ट ऑफ क्वेश्चंस अगर आपको नैक नहीं आता है, इसमें आपको सॉल्विंग स्किल चाहिए। ऐसा नहीं है मुझे इसके बारे में बहुत पता था, बट मेरे को इतना पता था कि इसमें से एक स्टेटमेंट डेफिनेटली सही है और दूसरी स्टेटमेंट मैंने फाइंड आउट करनी है, गलत साउंड कर रही है कि सही साउंड कर रही है, लिंक कर कर प्रैक्टिस कर कर ये चीज़ आ जाती है। तो MCQ सॉल्विंग इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो आप समझ पा रहे हो कि यूपीएससी का प्रीलिम्स एक होलिस्टिक अंडरस्टैंडिंग लगता है। आई एम जस्ट होपिंग कि आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि अरे इतना कुछ करना है, इतना कुछ नहीं करना है, सिस्टमैटिक स्टडीज हैं। इनफैक्ट अ वेरी सिंपल रूटीन ऑफ फंडामेंटल्स को 100% देकर करना, क्योंकि इससे आप कट ऑफ के पास पहुंच जाओगे, इतना करके भी स्टैटिक दैट इज। और करंट अफेयर्स का अंडरस्टैंडिंग, बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो हर एक स्टूडेंट को होनी चाहिए, बट कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम क्रॉस करना। और कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम क्रॉस करने के लिए आपको प्रैक्टिस लगेगी,
प्रैक्टिस के लिए आपको FLTs लगाने पड़ेंगे, FLTs लगेंगे तो स्ट्रैटेजी बनेगी, स्ट्रैटेजी बनेगी तो ना सिर्फ प्रीलिम्स पास करोगे, 100% श्योरिटी के साथ पास करोगे कि मेरा 100% हो रहा है। सो जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल सही बता रही हूँ, ऑनेस्टली बता रही हूँ, ट्राइड एंड टेस्टेड है। एक आइडिया एक बार गलत हो सकता है, एक बार सही हो सकता है, 2 बार सही हो सकता है, 3 बार लगातार सही नहीं हो सकता है। तो ये चीज़ मेरी ऑनेस्ट सजेशन रहेगी, तो आप इस चीज़ को ध्यान देना। स्ट्रैटेजी इज ऑल अबाउट नोइंग टाइम कैसे मैनेज करना है। दूसरा, क्वेश्चंस टू अटेम्प्ट, और ये क्वेश्चन ना, आई विल बी ब्रूटली ऑनेस्ट, 80 से कम किसी को नहीं करने चाहिए, कभी भी नहीं करने चाहिए। 80 से कम नहीं करने हैं, अगर नहीं हो रहे हैं तो आपकी पढ़ाई में कमी है, सॉल्विंग में कमी है। तो सवाल ये नहीं है कि व्हाट इज योर बेयर ऑप्टिमम, दैट्स द वर्स्ट मिथ, आई डोंट नो व्हाई इट इज क्रिएटेड। एज अ स्टूडेंट आई कैन टेल यू 80 से कम नहीं करने होते हैं अटेम्प्ट, अंडर अटेम्प्ट का खामियाजा भुगतते हो। अभी हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए, इतने साल पढ़ाई कर कर भी वो फिर से गलत हुए। देयर इज ऑलवेज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग क्वेश्चंस रॉन्ग विच यू आर श्योर ऑफ, टू ऑफसेट दैट यू हैव टू स्टडी। और अगर 80 से आप 90 कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि 90 वालों का क्लियर हो जाएगा, बट कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसने बहुत मेहनत की है, बेइंतहा मेहनत करी है, उसका इस वजह से पेपर नहीं रुकेगा कि अंडर अटेम्प्ट किया। और जिसका 90 पे क्लियर नहीं हो रहा है, कहीं ना कहीं उसकी प्रेपरेशन में कमी है। तो ये बात गोल्डन एडवाइस मैं आपको दे रही हूँ, इस बात को ध्यान में देना। प्रैक्टिस में ये नहीं देखना है कि व्हाट इज द बेयर ऑप्टिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस यू हैव टू अटेम्प्ट, you have to see that I have to attempt 85 to 90 questions. Now see what all you need to do for it, be it revision, fundamental sources, be it doing PYQs, be it practicing full length tests and knowing how to solve the paper, which Varun sir is also teaching you. Fine, so that is there. और ये चीज कोई भी आपको एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड सिखा रहा है, मैंने खुद से ही सीखा है, मैंने किसी से नहीं सीखा, आप भी सीख सकते हो। तो ये सारी चीज जो अलग अलग लोग जिन्होंने एग्जाम क्लियर किया है बार बार ये बोलते हैं कि एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड चाहिए, सॉल्विंग स्किल चाहिए, ऑफ कोर्स इट कम्स आफ्टर नॉलेज, तो वो सही बोल रहे हैं। अलग अलग लोग अपने एक्सपीरियंसेस से एक चीज बोल रहे हो, तो ये एमसीक्यू सॉल्विंग एप्टीट्यूड स्ट्रैटेजी, इसको इग्नोर करके मत जाइएगा। एग्जाम के पास पहुंच जाओगे, बिल्कुल पास होते होते तक पहुंच जाओगे, पर क्लियर होना ना होना हमेशा वो सेंटर में रहेगा, किस्मत के ऊपर रहेगा। वी हैव टू मेक आवर फेट, किस्मत पे निर्भर नहीं होना है। फिर यहाँ पर आप कुछ क्वेश्चंस देख सकते हैं, आई एम होपिंग कि आपको ओवरऑल समझ में आ गया, लेकिन हम देखते हैं सारे क्वेश्चंस। ये फिर क्वेश्चन है आपका इधर, ये तो हो गया सही बिकॉज ऑफ एमसीक्यू सॉल्विंग। ये कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, बिल्कुल ये भी एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, एनवायरमेंट ज्योग्राफी का। उसके अलावा ये भी इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है, आता था तो कर लिया, सीखी थी इकोनॉमिक्स तो। उसके अलावा आपका 15th फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन, प्योर लर्निंग ऑफ फंडामेंटल्स। फाइनेंस कमीशन पे 2023 में भी क्वेश्चन आया था, 2025 में भी आया। लास्ट 2 years ऑफ PYQs आर मिरर्स, प्लीज याद रखना, इसको ढंग से करना, इस पेपर का चप्पा चप्पा आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा IBRD के ऊपर क्वेश्चन आया था, ये भी फंडामेंटल था, बेसिक क्वेश्चन था, स्टैटिक ही था, है ना, IBRD वर्ल्ड बैंक। उसके अलावा RTGS और नेफ्ट के ऊपर क्वेश्चन था, ये गलत हो गया, आई डोंट नो क्यों हुआ, अब मैं क्वेश्चन नहीं पढ़ रही हूँ, होना तो नहीं चाहिए था। उसके अलावा आपका ये UPI वाला क्वेश्चन बखूबी करंट अफेयर में था, मैंने बार बार नोट डाउन भी किया था, इसको बहुत बार रिवाइज किया था। और ये कैसे नोट डाउन किया था, क्योंकि मुझे PYQs देख देख कर समझ आ गया था कि UPSC किस तरीके से करंट अफेयर्स के कौन से एरियाज पे फोकस करते हैं। कोई भी ऐसा एरिया वेयर इंडिया हैज मेड अचीवमेंट्स, वो UPSC रुकने नहीं वाला। चेस पे भी क्वेश्चन आया था, स्पोर्ट्स पे डी गुकेश की वजह से, लेकिन वो उन्होंने इतना डिफिकल्ट क्वेश्चन पूछ लिया था कि वो मैंने हिस्ट्री के पर्सपेक्टिव से उसको प्रिपेयर किया था, उन्होंने बिल्कुल कोर रैंकिंग्स के ऊपर पूछ लिया, तो वो गलत हो गया। अदरवाइज ये चीज UPI के ऊपर कौन कौन सी कंट्रीज ने UPI लागू किया, इसकी न्यूज में भी था, नॉर्मल करंट अफेयर्स पढ़ रहे हो तो आपको पता होगा। उसके अलावा PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ये क्वेश्चन गलत हुआ, पर ये करंट अफेयर से था, सही होना चाहिए था, बट लाइक आई सेड हो जाती हैं गलतियां एग्जाम में, उसी के लिए हमको बफर करना है। उसके अलावा ये क्वेश्चन था ऑर्डिनेंस के ऊपर, कोर पॉलिटी से आज अभी तक आपने एक भी क्वेश्चन गलत नहीं देखा लोकपाल के ऊपर, क्योंकि आई हैड लिटरली स्वैलोड द बुक, करना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला आपका कुछ क्वेश्चन था अरुणाचल प्रदेश नागालैंड के ऊपर,
ये भी करंट अफेयर्स फैक्चुअल क्वेश्चन था, करंट अफेयर नहीं है, फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये पोस्ट इंडिपेंडेंस का क्वेश्चन है, नहीं आता था, हो गया गलत। फिर ये आपका क्वेश्चन है व्हाट डू यू कॉल, अगेन पॉलिटी का क्वेश्चन है, इंटरस्टेट काउंसिल, नेशनल सिक्योरिटी कमीशन, जोनल काउंसिल, किस लाइन के ऊपर है ये? 2024 में इसके ऊपर फिर से क्वेश्चन आया था और सिंपल सा क्वेश्चन था ये पॉलिटी का एक क्वेश्चन यहाँ पर गलत दिख रहा है मुझे आउट ऑफ ऑल द 2। उसके अलावा ये भी लक्ष्मीकांत से था, उसके अलावा ये भी क्वेश्चन सही है, पॉलिटी का है, सीधा डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से। फिर पॉलिटी का क्वेश्चन है, सही हो गया। फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये मैंने अटेम्प्ट नहीं किया, फैक्चुअल क्वेश्चन था, मिनिस्ट्री और बोर्ड को करना था, मैंने रिस्क नहीं लिया, मेरे को नहीं लगा लेना चाहिए। उसके अलावा एक और पॉलिटी का क्वेश्चन है, ये स्लाइटली आई थिंक ये भी गलत हो गया। सो अभी तक लोकपाल प्लस 2 और क्वेश्चंस पॉलिटी के गलत हुए। ये भी पॉलिटी का क्वेश्चन, कैन यू सी द नंबर ऑफ क्वेश्चंस दे आर आस्किंग फ्रॉम पॉलिटी, ये भी सही है। ये करंट अफेयर से क्वेश्चन है, हाउ मेनी ऑफ देम आर रेगुलेटेड बाय पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बॉडी एंड हाउ मेनी है, इसमें बहुत लाइकलीहुड था गलत होने का, ये हो गया, पर मैंने फिर भी उसको चांस लिया। तो इस तरीके से आपको समझना है। देन बाकी क्वेश्चन इसी तरीके से है, मैं फटाफट जरा सा दे देती हूँ, जो बता देती हूँ, जो मुझे लेसन्स आपके साथ शेयर करने थे वो मैं शेयर कर चुकी हूँ। बट आप अगर देखना चाहते हैं कि किस तरीके से कौन कौन से सब्जेक्ट्स की क्या वेटेज है, तो वील क्विकली फिनिश इट ऑन 3-4 मोर मिनट्स। तो ये आपका अगेन बहुत कॉमन सेंसिकल क्वेश्चन है कि ऑल्टरनेटिव पावर्ड व्हीकल्स में कौन कौन से फ्यूल्स हैं। ये तो किसी को नहीं भी आता, पीवाईक्यूज देखे हैं, फंडामेंटल्स पढ़े हैं, एग्जाम को समझा है, कॉमन सेंसिकली सॉल्व हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन यूएवीज ये क्यों आया है, प्रिडिक्टेबल क्वेश्चन था, ऑपरेशन सिंदूर एंड ऑल दैट हैपेंड ड्यूरिंग दैट टाइम। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल कोर साइंस का क्वेश्चन है, ये गलत होना ही था फिर भी अटेम्प्ट किया। विन कॉन्टेक्स्ट ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, कोबाल्ट, ग्रेफाइट, लिथियम, निकल। इसमें ग्रेफाइट आई थिंक इन द हाइंडसाइट नहीं था, खैर वहां पे मैंने ये गेस किया था, ब्लाइंड गेस, आई विल बी ऑनेस्ट। और ब्लाइंड गेस आप अवॉइड नहीं कर सकते हो, कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं कि मन करता है कि कर ले, हो जाएंगे सही, पर वो गलत हो जाते हैं, बट इसको कंट्रोल में लाना बहुत जरूरी, ठीक है। ये भी कॉमन सेंसिकल, हाउ मेनी ऑफ देम कंटेन प्लास्टिक, एनीवन, सिगरेट बट्स, आई ग्लास, कार टायर्स, दिस इज वेरी वेरी कॉमन सेंसिकल। सो इन्वायरमेंट एंड साइंस एंड टेक में कॉमन सेंसिकल क्वेश्चंस आते हैं, बट वन थिंग आई वांट टू क्लियर, साइंस एंड टेक में यूपीएससी को भी पता है बच्चे कॉमन सेंस लगाकर ऑल ऑफ द वर्क करते हैं। जब भी टेक्नोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस आए, यू हैव टू बी वेरी वेरी पर्टिकुलर, AI की एप्लीकेशन एंड ऑल ऑफ दैट, करंट स्टेट ऑफ डेवलपमेंट, तो ऑल ऑफ द अबव इज नॉट द आंसर। तो यहाँ कॉमन सेंसिकल ये तो चीजें हैं जिनके में अंदर हो सकता है, तो वो चीजें आपको समझनी पड़ेंगी थोड़ी सी। फिर ये क्वेश्चन है अगेन कोल गैसिफिकेशन के ऊपर, ठीक है, ये भी मैंने ब्लाइंड गेस किया था, ठीक है, बहुत लॉजिकली गेस किया था एक्चुअली, ब्लाइंड लॉजिक जिसे कहते हैं वो करने की कोशिश करी थी। फिर कुछ ऐसे है, ये भी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होकर पता था सही ऑप्शन बट गलत चूज कर दी, इसमें भी। उसके बाद आपका अगेन ये सारे साइंस एंड टेक और एनवायरमेंट के क्वेश्चंस हैं, ये भी सही हो गया, डीप लर्निंग, एआई समझा था, क्लैरिटी थी, ये गलत हो गया साइंस एंड टेक का। ये सही हो गया वायरसेस वाला, रीजन बीइंग कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी। ये वायरस बैक्टीरिया को ये यूपीएससी वाले तब तक नहीं, तब से छोड़ नहीं रहे हैं जब से कोविड आया है, तो ये तो पता था कि इस पे गलती नहीं होनी चाहिए, दैट्स द पावर ऑफ डूइंग पीवाईक्यूज। इसके अलावा कुछ फिर एक्टिवेटेड कार्बन है, इस ये सही, ये गलत हो गया ये भी, ठीक है कोई बात नहीं। आगे और कुछ क्वेश्चन एक आधा गलत हुआ है, कुछ सही भी हुआ है। COP28 करंट अफेयर्स का था, ऐसे मेजर इवेंट्स हैं तो इसको गलत करके आओगे तो गलत है ही। उसके साथ साथ सोलर फ्लेयर्स के ऊपर क्वेश्चन है, ये काफी कंटेम्प्रेरी अफेयर से था, काफी टाइम से न्यूज में है, कोर ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, तो सही हो गया। सो मेरा कहने का ये मतलब नहीं है कि मेरे सारे क्वेश्चन सही होंगे या आपके सारे क्वेश्चन सही होंगे, but getting good enough marks 110 plus consistently and all, you need to understand what all is required in this examination. It's not something which is rocket science. It is basic sources ko trust karna, it is practicing your way out, creating your strategy, understanding the non-negotiables. 2 for me were minimum number of questions, second for me was time management, third for me was staying calm no matter what, even though in my mind if I knew I was failing. 2023 का प्री
हर एक बच्चे के लिए बहुत हैवी था, बहुत मुश्किल था, मेरे लिए भी बहुत मुश्किल था। बट मेरा पहला अटेम्प्ट में जब मैंने फेल किया था, आई वाज वेरी वेरी डिस्टर्ब्ड दैट टाइम। और वो एक ही कारण है जिसको मैं अभी भी मानती हूँ कि मेरा पेपर क्लियर नहीं हुआ, और दूसरा, मैंने इनफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं करे। बट 2022 में मैंने काम रहकर तैयारी करी, और 2023 में फर्स्ट 50 क्वेश्चंस वर अ डिजास्टर। बट लेटर ऑन वही कामनेस कि आएंगे क्वेश्चंस, वो इंतजार कि अब आएंगे अब आएंगे, और आई नॉट ओनली जस्ट क्लियर इट but also got one of the highest marks. So my point is not to tell you कि मेरे कितने marks आए. My point is only to tell you that prelims can be conquered. It is an objective exam. Please understand. जो चीज objective है उसका code crack करना is not rocket science. Not rocket science at all. Why we are failing it? Solely because we are not doing something right. It is no one's fault why we are not clearing prelims but our own selves. Please understand, the moment you actually hold yourself accountable and you take ownership of your exam, be it prelims, mains, interview, whatsoever, you will proceed, you will move further. That I can tell you from my experience that I have over the years. So that is it. With all the compassion and gratitude for all of you, I would end today's session, and I hope you were all able to learn something. I want to just say one thing. Solve for now एक बार 2025 और 24 का पेपर आने वाले कुछ दिनों में जरूर एक बार सॉल्व करना ओपनली, ठीक है? और देखना कि आप कैसे सोच रहे हो, कैसे चीज़ों को डील कर रहे हो, जस्ट फॉर द नैक. सो दैट इज व्हाट आई वुड सजेस्ट, एंड ऑन दिस नोट आई वुड एंड द सेशन. आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. थैंक यू सो मच. बाय बाय.